Hi, this is Asirvad Kumar. Welcome to our YouTube channel. We are discussing 120 most important questions for mains this year, right? ये हमारा जीएस पेपर 2 का सीरीज है जिसमें अपन पॉलिटी की क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो यू कैन रीड मोर अबाउट मी इन दिस स्लाइड. अगर आपको जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी की पढ़ी है तो वी हैव रिटन अ बुक. आप प्लीज उसको गो थ्रू कीजिए एंड लेट अस नो, राइट? सो लेट अस स्टार्टेड. नाउ जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट पॉसिबल इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया. एग्जामिन. आपको ये बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में पॉसिबल नहीं है. इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? आपको करना है एग्जामिन, राइट? मीन्स आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट में कितनी हद तक सच्चाई है और कितनी ये चीजें नेगेटिव है, राइट? चलो, सो अपना जो डायमेंशन होता है आंसर लिखने का मैंने बताया कि सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद इंट्रो, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द बॉडी और फिर वी विल एंड विद कंक्लूजन. मैंने हमेशा बोला है कंक्लूजन को एक पॉजिटिव नोट पे रखना. जब भी तुम ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक को डिस्कस करोगे तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुम 2-3 बात लिख दो. सबसे पहले कंसेंसस बनाया जाए. डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी में जो कंसेंसस होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो डिस्कशन हो. और जो छोटे छोटे हिस्से हैं इस प्रॉब्लम के, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में जो छोटे छोटे लॉज है, जैसे मान लो कि सबके पर्सनल लॉज में कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो उन खामियां अगर वो जेंडर इनजस्टिस है तो उसको सबसे पहले दूर करनी चाहिए. आपको ऐसी बातें कंक्लूजन में लिखनी चाहिए. बॉडी इज ऑल अबाउट आपको कितना मार्क्स मिलेगा, और इंट्रोडक्शन मैंने बोला है कि जो सबसे आसान आपको लगे आप इसको लिख दो. तो आपको बता देना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आर्टिकल नंबर लिख देना, कहानी खत्म. So let's get started with the introduction. मैंने लिख दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड refer to a single law applicable to all citizens of the India in the personal matters such as marriage, divorce, custody, adoption and inheritance. कहने का ये मतलब है जैसे अपने पास आईपीसी है, सीआरपीसी है, ठीक है? ये दो चीज अगर आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी रिलीजन के ग्रुप से आते हो, अगर आपने कोई भी क्राइम किया है तो जो पर्टिकुलर सेक्शन अगर आईपीसी का लगेगा, हिंदूज पे वही लगेगा, मुस्लिम्स पे वही लगेगा, सिख्स पे वही लगेगा, जैन्स पे. तो जो तुम्हारे क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें तो अपने पास यूनिफॉर्मिटी है. अपने पास सीआरपीसी है, आईपीसी है, ठीक है? ये सारी चीजें हैं. बट अगर पर्सनल लॉ की आप बात करोगे, पर्सनल लॉज की बात करोगे, जैसे मैरिज को लेके, डाइवोर्स को लेके, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को लेके, अडॉप्टेशन को लेके, तो लॉज अलग अलग हैं, राइट? ठीक है, लॉज अलग अलग है. तो यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड. देखो आंसर्स में कभी भी ऐसे मत लिखना, यूसीसी मत लिखना, शॉर्टकट्स मत यूज करना. आपको लिखना है कि भैया ये यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपसे क्या कहता है कि एक ऐसा सिंगल कोड है जो इंडिया के सभी इंडिविजुअल्स के पर्सनल मैटर को डिस्कस करेगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 हमें ये कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर to secure uniform civil code for the citizen throughout the territory of India. Means throughout India, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ईस्टर्न बॉर्डर से लेके वेस्टर्न बॉर्डर तक, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेट शैल एंडेवर, स्टेट को एफर्ट लगाना चाहिए टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट? बट ये डीपीएसपी आता है तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, राइट? ठीक है, तो अब चलते हैं अपन, जो मैंने बोला था कि 3 चीज करना है ना. एक तो इंट्रोडक्शन करना है जो हमने कर दिया, फिर आपको उसके पॉजिटिव्स बताने हैं, फिर उसके बताने हैं नेगेटिव्स. पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पॉजिटिव ये है कि सेम सिविल लॉ विल बी देन एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ. मतलब जो बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, ठीक है, या फिर आप कोई बुद्धिस्ट है या जैन है या पारसी है, कोई भी रिलीजन से, कोई भी फेथ से अगर आप आते हैं, तो जो सिविल लॉ होगा वो भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, राइट? ये एक सेंस ऑफ यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करेगा. देखो अगर आप हायर जुडिशियरी के वेरियस जजमेंट देखो, बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट्स ने बहुत बार ये बात कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए. बट सिंस ये नॉन जस्टिसिएबल है तो कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस पे लॉ बनाओ. जैसे आप सबको पता होगा कि जो साहबानो का केस था 1985 का, या फिर जो सरला मुद्गल का केस था 1995 का, उसमें हायर जुडिशियरी ने इस बात को माना है कि यू शुड मूव फॉरवर्ड विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड.
तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में जाती है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द रिलीजन के जो लॉज है वो बायस्ड है इन द फेवर ऑफ मेन। इवन हिंदुइज्म में भी बहुत सारे प्रॉपर्टी लॉज थे पहले जो विमेन को एम्पावर नहीं करते थे, विमेन को राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह के लिए बात नहीं करते थे, बट उस लॉ को अब कोडिफाई कर लिया गया है। तो जितने भी रिलीजन ले लो, आप मुस्लिम्स ले लो जैसे ट्रिपल तलाक का इशू जो है, या क्रिश्चियंस ले लो, पारसीज ले लो, ठीक है, उसमें राइट। तो थर्ड वाला पॉइंट ये कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द रिलीजियस लॉज हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सनल लॉज जो है वो मेन के फेवर में बायस्ड है और वुमेन को ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बातें बोली है कि जो सेकुलर एक्टिविटीज है उसको स्टेट अगर चाहे तो एक लॉ के द्वारा इनैक्ट कर सकता है, उसको रेगुलेट कर सकता है, राइट। इट मीन्स बाय इनैक्टिंग अ लॉ द स्टेट कैन रेगुलेट द सेकुलर एक्टिविटीज, जैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसमिशन, इनहेरिटेंस, ये आपका सेकुलर एक्टिविटी है, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो सेकुलर एक्टिविटीज है उसको तो स्टेट जरूर रेगुलेट कर सकता है लॉ के हेल्प से। पांचवा जो पॉइंट मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि एक यूनिफॉर्म लॉ अगर होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर होगा तो इट विल डेफिनेटली प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। और ये जो कॉम्युनलिज्म की बीच जो है, ये बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप कहते हैं कि फला रिलीजियस ग्रुप को या फला फेथ को फॉलो करने वाले के बीच में सेम चीज पे डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जाता है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन को करेगा प्रमोट। अगर आप चैलेंजेस देखोगे तो हमने दो टाइप में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो एक कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज और दूसरा ये है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल चैलेंज। तो सबसे पहले आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज देखोगे तो जो तुम्हारे पास राइट टू फ्रीडम है वो राइट टू इक्वलिटी के कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है, राइट। जहाँ पे बताता है कि एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। एट द सेम टाइम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे कहता है कि जो फ्रीडम, जो भी रिलीजियस डोमिनेशंस हैं उनको राइट है अब खुद को गवर्न करने का। अगर आप आर्टिकल 25 देखोगे तो दे लेज डाउन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 26 बी कहती है कि to uphold the each religious domination or any section thereof manage its own affairs in the matter of religion, जो मैं आपको कह रहा था। आर्टिकल 29 कहती है राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्टिव कल्चर, मतलब जो डिफरेंट कल्चर है उसको कंजर्व करने का भी राइट है। देखो बट ऐसा नहीं है जो आर्टिकल 25 के अंदर आपको इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता या वो एब्सोल्यूट है। उसको रेगुलेट किया जाता है अगर पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, अगर हेल्थ के खिलाफ है, अगर मॉरलिटी के खिलाफ है। तो आपके पास एम्पल स्कोप है किसी भी पर्सनल लॉ को अमेंड करने का या यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का। अगर सर्टेन प्रोविजंस हैं किसी भी पर्सनल लॉ के जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, जो हेल्थ के खिलाफ है, जो मोरालिटी के खिलाफ है, तो आप उसको रेगुलेट कर सकती है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था कि इंडिया को नीदर नेसेसरी है नॉट डिजायरेबल है एट दिस स्टेज टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया को ना तो चाहिए और ना ही इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कमीशन ने कहा कि सेकुलरिज्म कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द प्लुरलिटी प्रिवेलेंट इन द कंट्री। मतलब हमारे पास सेकुलरिज्म है ये सही है, बट वो जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस जो हमने डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस अगर आप देखना चाहोगे तो यूनिफॉर्मिटी के नाम पे माइनॉरिटीज को ऐसा फियर है, ठीक है, माइनॉरिटीज को ऐसा फियर है, द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी इज बीइंग इम्पोज्ड बाय देम। देखो आप हर पॉइंट पे डिबेट कर सकते हो सर ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, बट एट द सेम टाइम जो चैलेंजेस है वो ये चैलेंजेस हैं, ठीक है, कि माइनॉरिटीज जो है उनको डर है कि कहीं मेजॉरिटी के जो भी रिलीजियस नॉर्म्स हैं, जो भी कल्चरल नॉर्म्स हैं, उनको उसके ऊपर थोप ना दिया जाए। गिविंग द वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अमंग ऑल सच पीपल विल बी अ ह्यूज चैलेंज। अगर आप इंडिया के मेजॉरिटी को देखो तो 85% के आसपास, अराउंड 80% मानो, 80% के आसपास है तुम्हारे हिंदूज, रेस्ट है ऑल द रिलीजन। बट ये 20% भी ना बहुत बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया का, 13 करोड़ के आसपास है। अगर कोई चीज 10 करोड़ के आसपास भी है ना, अगर कोई ऐसा फेथ है जो 10 करोड़ भी फॉलो करती है, 10% भी अगर इंडिया की पॉपुलेशन उस फेथ को फॉलो करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन 13 करोड़ है। यूरोप की कितनी सारी कंट्रीज मिलाओगे तब जाके 13 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन बनेगी। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को एक कॉमन अम्ब्रेला के अंदर लाना, कंसेंसस बिल्ड करके, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। उसके बाद जो इंडियन सोसाइटी के माइंडसेट देखोगे तो ये पैट्रियार्कल है। लॉ बनाने वाले मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स हैं, मैक्सिमम जो लॉ मेकर हैं वो मेन है, राइट।
तो विमेन की जो प्रॉब्लम है वो तो इनसे समझ के बाहर है। तो पैट्रियार्की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन दैट पॉजेसेस अ वेरी बिग चैलेंज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो, दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय द फैक्ट दैट द हिंदू कोड बिल हैज बीन ऑलरेडी इन प्लेस फ्रॉम द मिड 1950s। 1955 से हिंदू कोड बिल था, yet the quantum of land actually inherited by Hindu women is only a fraction of the land they are entitled. Exactly, this is what this point is trying to convey. राइट, तो हमने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंट्रोडक्शन को, हमने देखा पॉजिटिव्स को, हमने चैलेंजेस को देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस देखा, फिर हमने सोशल एंड रिलीजियस चैलेंजेस देखा। उसके बाद फिर अपन देखते हैं कंक्लूजन को। कंक्लूजन ये कहता है, सॉरी, कंक्लूजन ये कहती है कि द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सिविल कोड टू यूनिफॉर्मिटी शुड बी ग्रेजुअल एंड कैन नॉट हैपन इन वन डे। देयरफॉर the government must adopt a piecemeal approach. जिस कंसल्टेशन की बात कर रहे थे, जिस डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन का इंपॉर्टेंस है, अगर कि आपको यूनिफॉर्मिटी से, अगर आपको डाइवर्सिटी से जाना है यूनिफॉर्मिटी की तरह, चाहे आप किसी भी एस्पेक्ट में जाए, भले ही आप पर्सनल लॉ को कोडिफाई कर रहे हो, तो ये चीजें कैसी होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए ग्रेजुअल होनी चाहिए, राइट। और पार्लियामेंट को अचानक से नहीं उठना चाहिए कि 5 अगस्त को उठे और हमने लॉ बना दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, राइट। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या अप्रोच रखना होगा? इसके लिए आपको अप्रोच रखना होगा कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है उसको बाद में डिस्कस करें, और जो छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं जैसे प्रॉपर्टी को लेके, अगर डाइवोर्स को लेके किसी भी रिलीजन में वुमेन के खिलाफ अगर लॉ है तो उसको सबसे पहले सही करने का काम करना होगा। प्रॉपर्टी वाली बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर आपको लास्ट में अगर आपको कोडिफाई करना होगा तो जो बोन ऑफ कंटेंशन है उस पर आप डिस्कशन और डिलिबरेशन कर लो, राइट। तो ये था अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन का डिस्कशन। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फॉर रीइंफोर्सिंग द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन शुड बी स्ट्रेंथन इन इंडिया। शुड बी स्ट्रेंथन इन इंडिया, कहने का ये मतलब है कि इट इज सिंपली आस्किंग कि इलेक्शन कमीशन को कैसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए कि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको और बेहतर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उस फ्रेमवर्क को, उस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। आपको इसी स्टेटमेंट पे करना है कमेंट। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि द एग्जामिनर वांट अस टू नो कि आप बताएं हमें कि इलेक्शन कमीशन को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। नाउ आंसर ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने हमेशा बताया ना, वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, देन वी विल गो टू बॉडी, बॉडी में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है वो बताएंगे, और लास्ट में अपन कर देंगे कंक्लूड चीजों को, ठीक है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन देखोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी established by the Constitution of India directly to ensure free and fair election in the country. Article 324 says that the superintendence, direction and control of all election to the parliament, the state legislature and the office of the president and vice president shall be invested in the election commission of India. ये था इंट्रोडक्शन। आर्टिकल 324 आपको बारे में पता है, ये बताता है कि अगर आपको इलेक्शन कराने पार्लियामेंट के, अगर आपको इलेक्शन कराने होंगे, अगर आपको इलेक्शन कराने हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, अगर आपको इलेक्शन कराने हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, तो जो काम होगा वो कौन करेगा? वो करेगा अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक परमानेंट बॉडी है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, सिंस अगर आर्टिकल 324 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उस बॉडी के बारे में आर्टिकल मेंशन है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई। तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको लिखना है। तो बॉडी, अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करोगे तो देखो सर्टेन लूपहोल्स हैं इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम में, सर्टेन लूपहोल्स हैं जो दिक्कत देते हैं, जैसे नो लीगल बैकिंग ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, इट हैज नॉट गिवन एनी लीगल बैकिंग। अगर आप एमसीसी के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन के डिक्लेरेशन से लेके इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट तक रहता है, बट ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। देखो अनदर जो इशू है इलेक्शन कमीशन के साथ वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सीनियर ऑफिसर्स जो फंक्शन कर रहे होते हैं उनका बहुत ही एब्रप्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है।
फिर लैक ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी है, अगर आप इलेक्शन कमीशन के पास देखो तो उसके पास पावर नहीं है टू डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स हु कमिट इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, एट बेस्ट इट मे डायरेक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस। मतलब ठीक है, थोड़ा सा लूपहोल ये है कि डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता किसी कैंडिडेट्स को, जो डिस्क्वालीफाई करना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत बड़ी पावर होगी, बट फिर भी इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमिश्नर आपको बनना है तो आपका लीगल, आपका एजुकेशनल, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, आपका जुडिशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं बताता है। ये जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कमियां है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अगर आप डिस्कस करना चाहो तो जो सबसे बड़ा लूपहोल है वो इनके क्वालिफिकेशंस को लेकर ही आता है। दूसरा ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही आर्टिकल 324 के अंदर इतनी पावर है कि वो खुद को री इन्वेंट कर सकता है। राइट, जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर आए जिन लोगों ने मतलब तहलका मचा दिया लिटरली कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे कराए जा सकते हैं किसी कंट्री में, ये इन लोगों ने बताया। दूसरा, आप स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पे जा सकते हो। राइट, ये पॉइंट रिपीट हो गई है। तीसरा ये है कि पार्लियामेंट टू फ्रेम अ लॉ टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड टेक कंक्रीटेड एफर्ट टू क्लीनाइज द सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। कहने का ये मतलब है कि भाई पार्लियामेंट को एफर्ट लगाना चाहिए कि आप एक लॉ बनाओ और वो लॉ बनाने से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को एड्रेस करो। ठीक है, अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के को एक और पावर देनी चाहिए कि वो पार्टीज को डी रजिस्टर कर सके। अभी तो रजिस्ट्रेशन के लिए है लॉस, बट डी रजिस्टर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर नहीं है। देखो, एक कमेटी बनी थी, तारकुंडे कमेटी बनी थी 1975 में और गोस्वामी कमेटी बनी थी 1930 में। इसने कहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो कोलिजियम सिस्टम पे चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करती है या जस्टिस का या जजेस का अपॉइंटमेंट करती है। सिमिलरली वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी फंक्शन करना चाहिए। एक्चुअली होता है क्या है कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग में जिस पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा वो मोस्टली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट की चॉइस पे। तो ये उस सिस्टम की इंडिपेंडेंस को, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को हैम्पर कर सकता है, ये पोटेंशियल है। तो अगर आप कंक्लूजन देखो तो कंक्लूजन में मैंने कहा है द रोल प्लेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is a very high level of confidence in the mind of Indian citizen to ensure the purity of elected legislative body in the country. However, the grey areas in the legal sphere must be rectified. अगर आप इंडिया की जो दो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन पूछोगे जिसने इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया है, तो है एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा एक वो भी है जिसकी अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी। मतलब ये दो बॉडी जो हैं जिन्होंने इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन में इंडिया के सिटीजन्स का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आपको याद होगी जब अब कुछ दिन पहले डिबेट हो रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर के ऊपर, या कई बार ये पार्शियलिटी के आरोप लग रहे थे, तो वो डिबेट बहुत बड़े थे और उनकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा थी। ग्रेविटी इन द सेंस की बहुत बड़ी मासेस का विश्वास उनसे ऐड है। अगर उस फेथ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फेथ पे अगर चोट आएगी तो फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए लास्ट में ये कहा गया है कि जो ग्रे एरियाज हैं, जिन ग्रे एरिया को हमने डिस्कस किया, उसको भी रेक्टिफाई करने की जरूरत है। Now coming to question number 6. Question number 6 में आपसे कह रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्रिटिकली एग्जामिन। बस आपको बताना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या कमियां हैं, ठीक है, और इस लॉ को आपको करना है क्रिटिकल एग्जामिनेशन। राइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हम अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10th शेड्यूल है वो हमें बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये बताता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी लेजिस्लेचर, मतलब कोई भी लेजिस्लेटिव मेंबर अगर पार्टीज को स्विच करता है, अगर डिफेक्शन करता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई। राइट, दिस इज ऑल अबाउट जो इंट्रोडक्शन था 10th शेड्यूल के बारे में। राइट, अगर आप इश्यूज देखोगे तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू 10th शेड्यूल। राइट,
अब अपन चलते हैं इश्यूज की तरफ। एंटी डिफेक्शन लॉ से सर्टेन इश्यूज एसोसिएटेड है, जिसमें से सबसे पहला उसको समझो, वो जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, उनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम वोटिंग इन लाइन विद हिज कंसाइंस। कहने का ये मतलब है, अगर एक्स मैटर पे, फॉर एग्जांपल फार्म बिल पे अगर डिस्कशन हो रहा था और अगर व्हिप जारी कर दिया गया था पार्टी की तरफ से कि यू हैव टू वोट इन द फेवर ऑफ दैट बिल, और अगर आपने उसके खिलाफ वोट किया तो यू विल बी सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। बट अगर मैं हूं मेंबर और मुझे लगता है कि नहीं ये फार्म बिल सही नहीं है, मुझे आई शुड गो अगेंस्ट दिस बिल, तो आपको ये स्कोप नहीं देता, राइट। तो दैट्स वाई जो इंटरेस्ट है उसके इलेक्टोरेट का, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो डायरेक्शन इशू करती हैं, उसके अगेंस्ट में एमपी वोट नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर आप और देखोगे तो एमपी की हैसियत केवल और केवल एक मेंबर ऑफ दैट पार्टी बन के रह जाती है, जिसको वो सपोर्ट करता है या फिर जिसको वो अपोज करता है। तो ये सबसे बड़ी इश्यूज अगर एडीएल के साथ है, एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ ये है, तो वो ये है कि वो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर ना बना के किसका मेंबर बनाती है, आपको मेंबर बनाती है आपके पार्टी का। अगर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक बार हुआ था अमेंडमेंट, ये हुआ 2004 में, जिसमें ये कहा गया ना कि अगर आप 2/3 मेंबर्स के साथ स्प्लिट कर रहे हैं और मर्जर कर रहे हैं तो इसको नहीं माना जाएगा कि डिफेक्शन है। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल एक्स है और उसने पार्टी ज्वाइन की तो वो डिफेक्शन में आएगा, बट अगर पूरी पार्टी का जो स्ट्रेंथ है उसका 2/3 मेंबर अगर जो है वो मूव करके किसी और पार्टी में चला गया तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। मतलब आप मास डिफेक्शन को प्रमोट कर रहे हो, राइट। मान लो कि जैसे कोई पार्टी है जिसमें 9 लोग हैं, उसमें से अगर 6 लोगों ने मूव करके किसी बड़े पार्टी में वो चले गए, तो ये 6 पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ 2/3। आप सोच के देखो कि आप इंडिविजुअल लोगों के डिफेक्शन को तो रोक ले रहे हो, बट मास डिफेक्शन को प्रमोट कर रहे हो आप ऐसे। तो फिर 10th शेड्यूल जो स्पीकर को पावर देता है कि स्पीकर विल बी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, जिसके पास डिस्क्वालीफाई करने का पावर होगा उसके पास अनक्वेश्चनेबल पावर है। इसको तो बनाया गया था जुडिशियल रिव्यू के भी बियॉन्ड, बट उसको सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में उसको इंक्लूड किया गया, राइट। और अभी इस पे बहुत ज्यादा बहस होती है एंटी डिफेक्शन लॉ पे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी है इंडियन पॉलिटी को। अगर आप इंडियन लेजिस्लेचर या इंडियन पार्लियामेंट को आप अगर डिस्कस कर रहे हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्पीकर के पोजीशन को लेके होता है विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट शुड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन to substitute the speaker with a permanent tribunal headed by retired supreme court judge or high court chief justice or some other outside independent mechanism so as to ensure that such disputes are decided both swiftly and impartially। कहने का ये मतलब है कि अगर मिस्टर एक्स जो स्पीकर है ये अगर फला पार्टी बीजेपी से आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये जजमेंट देगा वो इसी पार्टी के फेवर में देगा, राइट। तो ये न्यूट्रलिटी नहीं इंश्योर हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भैया तुम एक काम करो, जब भी ये स्पीकर काम कर रहे हैं ना, ही इज एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूनल, वो एक परमानेंट ट्रिब्यूनल, वो एक ट्रिब्यूनल है। और बेहतर ये है कि आप इस स्पीकर को रिप्लेस कर दो एक ऐसे परमानेंट ट्रिब्यूनल के साथ जिसका चेयरमैन या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या चीफ जस्टिस हो किसी हाई कोर्ट का, या फिर आप कोई ऐसा मैकेनिज्म लाओ जो इंश्योर करे कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनको अपन स्विफ्टली भी डिस्कस करेंगे और इम्पार्शियली भी डिस्कस करेंगे, राइट। दूसरा देखो, the Supreme Court has said that the Speaker, in acting as a tribunal under the 10th schedule, is bound to decide disqualification petition within a reasonable period। आज ये पीरियड है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई जो टाइम पीरियड है उसको एकदम रिजनेबल कर दो, 6 मंथ 3 मंथ जो भी टाइम लगता है आप उसको इंश्योर करो, राइट। तो टाइमिंग को लेके और स्पीकर के पावर को लेके डिस्कशंस हैं। एआरसी की जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल था एथिक्स एंड गवर्नेंस, और भी बहुत सारी एक्सपर्ट कमिटीज बनी जो ये बताती हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर का रिकमेंडेशन है उसको कौन डिसाइड करेगा, उसको प्रेसिडेंट को और गवर्नर को करना चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। जनरली जो यही होता है, जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो डिसाइड करते हैं, एडवाइस देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि फला आदमी को डिस्क्वालीफाई किया जाए या फिर नहीं किया जाए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर भी इसी प्रोविजन को इंक्लूड करना चाहिए। स्पीकर के पावर को बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया है, लोकसभा में इतना नहीं किया गया है जितना बहुत सारे स्टेट असेंबलीज में किया गया है। स्टेट असेंबलीज में हर 3 महीने में आपको एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में मिलेगा और ये इंडियन डेमोक्रेसी पे एक डायरेक्ट बोल्ड है, राइट।
कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि द फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2020 का, इसके प्रोविजंस को डिस्कस करो और इसके क्रिटिसिज्म भी बता दो। एकदम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा इफ एंड बट नहीं है। अपने पास जो एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, एफसीआरए कहते हैं जिसको, ठीक है। इसके प्रोविजंस बताओ और उसकी क्रिटिसिज्म बता दो, बस आपको इतना ही करना है। तो जो हमारा फ्रेमवर्क है अपन वैसे ही डिस्कस करेंगे। वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अगर इंट्रोडक्शन की बात करोगे तो क्या रहा है, टू रेगुलेट एनजीओ एंड मेक देम मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट एंड टू इंश्योर फॉरेन मनी इज नॉट यूज्ड अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट और फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज, द अमेंडमेंट वेर इंट्रोड्यूस्ड इन एफसीआरए। एफसीआरए जो अपना लॉ है, एक्ट है, उसमें 2020 में लाई गई अमेंडमेंट ये इंश्योर करने के लिए जो एनजीओज का रेगुलेशन हो वो ज्यादा प्रॉम्प्ट हो, जो फॉरेन फंडिंग आ रही है इसको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि ये जो फंडिंग आ रही है बाहर से, ये अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसको मिसयूज नहीं किया जा रहा है, इसका यूज कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए तो नहीं हो रहा है। इसी संदर्भ में लाई गई थी आपके एफसीआरए को। अब देखो, सबसे पहले तो जो प्रोहिबिशन की कैटेगरी थी उसको कर दी गई एक्सपैंड। जो पहले की कैटेगरी थी जिसमें इलेक्शन के कैंडिडेट्स थे, एडिटर और न्यूज पब्लिशर थे, न्यूज़पेपर के जजेस थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अब इसमें पब्लिक सर्वेंट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है, फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। दूसरा अगर तुम देखोगे तो ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी पर्सन को भी प्रोहिबिट कर दिया गया है। मतलब ये कि अगर मतलब ये कि अगर आप X हो और आपको अगर Y को फंड ट्रांसफर करना है तो अब वो उतना आसान नहीं होगा। दैट इज अंडर द एक्ट द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज नॉट अलाउड, इज अलाउड बट लिमिटेड। आई रिपीट, इज अलाउड बट उसको लिमिट कर दिया गया टू सच पीपल हु आर आल्सो रजिस्टर्ड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर Y जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप ये देखोगे थर्ड वाला तो ये आइडेंटिटी प्रूफ फॉर प्रायर परमिशन होगा। आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा फॉर प्रायर परमिशन, रजिस्ट्रेशन या रिन्यूएबल ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको वो भी क्या देना पड़ेगा, अपना वही आधार कार्ड देना पड़ेगा ऑफ ऑल ऑफिस बियरर्स, डायरेक्टर्स। अगर इन केस ऑफ अ फॉरेनर दे मस्ट प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ पासपोर्ट और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन। मतलब जो रेगुलेटरी अप्रोच है इसको बहुत बेहतर करने की कोशिश हो रही है, नजर बहुत ज्यादा रखने की कोशिश हो रही है। देखो ये फैक्ट है, मुझे याद है आईबी की एक रिपोर्ट आई थी 2013 के 13-14 के आसपास, जहाँ पे ये बताया गया था कि 10% ऑफ एनजीओ जो है ना वो केवल और केवल अपने रिटर्न्स वगैरह को भर रही हैं। और इसी रिपोर्ट के आसपास ये भी बताई गई थी कि बहुत सारे एनजीओ को मिल रहा है बाहर से, बहुत सारे एनजीओ को मिल रहा है बाहर से पैसा, ठीक है। इसी सारे डिबेट के बैकड्रॉप में ये हुआ कि चलो एफसीआरए जो अपना लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू रेगुलेट दिस एनजीओ, इसको किया जाए अमेंड। अब देखोगे तो तुमको चाहिए कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उनको केवल एक ही अकाउंट में मंगाया जा सकता है। एफसीआर अकाउंट बनेगा जो एसबीआई न्यू दिल्ली में लोकेटेड होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे नोटिफाई करे। जो फंड है उसके यूटिलाइजेशन पे भी रिस्ट्रिक्शन है। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट, इफ द पर्सन एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ, द गवर्नमेंट मस्ट रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन अ समरी इंक्वायरी और पेंडिंग एनी फर्दर इंक्वायरी। कहने का ये मतलब है कि अगर मिसयूज ऑफ फंड करते हुए आप पकड़े जा रहे हो तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपको फंड्स को क्या कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। और एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रॉम्प्ट इंक्वायरी को प्रमोट किया जाए। लाइसेंस को रिन्यू करने के पहले आपको करना होगा इंक्वायरी, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन इन यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के नाम पे 50% एक्सपेंडिचर आप दिखा दे रहे थे वो अब नहीं कर सकते हो, वो लिमिट केवल कर दी गई है 20%, नॉट more than 20% of the contribution for meeting administrative expenses, right? उसके बाद जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का पीरियड था उसको कर दिया गया है इंक्रीज। अंडर द एक्ट द गवर्नमेंट में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन अप टू 1 साल, मतलब 360 डेज, मतलब 1 साल नहीं थोड़ा सा, उस पहले 180 डेज था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 360 डेज,
राइट। तो ये तो प्रोविजंस थे। प्रोविजंस एक बार फिर से देख लो, चूंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्रोविजन सबसे पहले ये था, इसको रिपीट ऐसे कर सकते हो कि एफसीआरए एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए एक्ट है, उसमें क्यों किया गया, ताकि एनजीओ को बेहतर रेगुलेट किया जा सके। जो प्रोविजन की कैटेगरी थी उसको एक्सपैंड कर दिया गया, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ट्रांसफर था उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, जो आइडेंटिटी प्रूफ थी उसको मैंडेटरी कर दिया गया, एक एफसीआरए अकाउंट बनाया गया, यूटिलाइजेशन ऑफ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन था उसको लेकर रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे ला दिए गए। इंक्वायरी को भी बात की गई, अगर आप रिन्यू कर रहे हैं लाइसेंस को, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन था उसका आप जो यूज कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए उसको भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज करके 360 दिन कर दिया गया, जो पहले 180 डेज था। कंसर्न देखोगे तो सबसे पहले ये है कि लैक ऑफ फंड एक्सेसिबिलिटी। ऑलरेडी जो एनजीओज हैं उनको बहुत मुश्किल से फाइनेंस मिलती है, इंडियन गवर्नमेंट उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती है, रिपीट नहीं करती तो बात फैक्ट है, बट नहीं कर भी सकती है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है गवर्नमेंट के। तो बहुत सारे एनजीओज को सपोर्ट मिलता था फॉरेन से, राइट। तो आपने फंड के वो जो चैनल था बचा था उसको आपने क्या कर दिया, आपने उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन टू एक्सप्लोर, रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो एनजीओ को रोकेगा कि आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक बात बता दूं, अगर आपने सीलिंग डाली है कि 20% ही आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई वांट टू हायर अ स्टूडेंट या फिर आई वांट टू हायर एम्प्लॉय ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मुझे मन है कि मैं इसको अपना एडवाइजर बनाऊं और इसकी फीस आई है, तो फिर आप तो बेटर क्वालिटी को या फिर मुझे एक्सप्लोर करने से रोक रहे हो ना। अब ये तो गवर्नमेंट का काम तो नहीं होता ये डिटरमाइन करना कौन किसको कितने पैसे में एडवाइस करेगा। तो प्राइवेसी कंसर्न ड्यू टू कंपल्सन ऑफ आधार, ठीक है, आधार जब भी आएगा तो एक राइट टू प्राइवेसी तो वहां पे आ ही जाती है। दूसरा यह है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसकी डिलीवरी में बहुत सारे एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। हमने सोशल जस्टिस के, हमने गवर्नेंस वाले टॉपिक्स में बहुत बार डिटेल में देखा है कि एनजीओ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर बेटर डिलीवरी ऑफ द वेलफेयर स्कीम। उस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में अब दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि आपने एनजीओ के रेगुलेशन पे बहुत सारे इफ एंड बट लगा दिया। सिविल सोसाइटी मोस्ट, तो आगे ये बात है कि सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशंस है seeks accountability from others, it is moral obligation to maintain themselves। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आप चौधरी बने फिर रहे हो तो आपको भी तो जो चौधरी वाले गुण है वो दिखाने होंगे ना। अगर आप एनजीओ आप खुद इंश्योर करना चाहते हो कि और भी गवर्नमेंट की जो एजेंसी वो अकाउंटेबल हो, एज एनजीओ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन पे ये मोरल ऑब्लिगेशन है कि आप अकाउंटेबल हो, आप ट्रांसपेरेंट हो और आप हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड जो भी है उसको आप मेंटेन करें। बट एट द सेम टाइम एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए, एनजीओ को अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, हाईएस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए जो भी प्रिंसिपल है वो किसी भी हाल में डिसबैलेंस नहीं हो जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ फंक्शनिंग। मतलब एम्पल स्पेस होना चाहिए कि उनको फ्रीडम हो फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशंस। जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है उसको ऐसे समझते हैं कि एफसीआरए को थोड़ा सा कर दो आप डिसेंट्रलाइज, और स्टेट गवर्नमेंट को या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दे दो कि आप रेगुलेट करो। दूसरा देखो, जो पर्पस ऑफ जो लेजिस्लेशन है और जो फंक्शनिंग ऑफ वॉलंटियरी सेक्टर है इसको बैलेंस करने की जरूरत है, राइट। जैसे जो एनजीओज है, ठीक है, इनके मतलब अगर इनको कंपेयर किया जा रहा है किससे, पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, या मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड या फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। कहां पे एनजीओज में। इसके बीच होना चाहिए क्या, एक फाइन बैलेंस, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।